हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा है या प्रकरण जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने क्या किए थे मत प्रस्तुत किए थे या बात प्रस्तुत किए थे, जिसमें से मैंने आपको चार बात जो थे वो समझा दिए थे और हमारा पांचवा बात चल रहा था मॉडर्न हाइपोथेसिस यानी कि आधुनिक परिकल्पना जो दी थी एआई ऑपरेट। ठीक है। अब ये जो परिकल्पना थी या ये जो बात था उनका वो क्या था, बहुत ज़्यादा विस्तृत था, इसलिए हमने इसको विभिन्न चरणों में डिवाइड किया था। पहला और दूसरा चरण मैं आपको समझा चुका हूँ। आज का जो वीडियो है वो है तीसरा चरण। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं तीसरा चरण। हाँ, अब इस चरण को भी हमने विभिन्न पॉइंट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले और दूसरे चरण की तरह। ठीक है। तीसरा चरण यानी कि कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता गया, जल वाष्प पानी के रूप में बरसने लगी तथा तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर पृथ्वी का स्थल मंडल विशाल आदि सागर में ढक गया। इसका कारण क्या है कि मैंने आपको प्रथम और जो दूसरा चरण था उसमें मैंने बताया था कि जितने भी हमारे अकार्बनिक पदार्थ परमाणु अवस्था में थे वो आपस में मिलकर किस अवस्था में आ गए थे, अणु अवस्था में आ गए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था H+H मिलकर क्या बन गया था, H2। ठीक, और H2 के साथ मिलकर हमारा O बन गया था H2 यानी कि जल। अब जब ये जल का निर्माण आदि पृथ्वी पर होने लगा, यानी कि अकार्बनिक परमाणु अवस्था में जो अकार्बनिक पदार्थ थे या अकार्बनिक तत्व थे जो परमाणु अवस्था में थे वो आपस में जुड़कर जब अणु अवस्था में आए, यानी कि जब H और O मिलकर आपस में क्या बना, H2O बना। तो जो उस समय पृथ्वी का तापमान मैंने आपको बताया था कितना था, 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस क्या था हमारा टेम्परेचर था। तो इतना हाई टेम्परेचर था और वहां पर क्या बन रहा था, हमारा जल। ठीक, और जब जल जैसे ही वो हमारे वातावरण में बनता था, यानी कि जब H और O के मॉलिक्यूल्स आपस में आकर मिलते थे तो वो क्या होता था, बहुत ही तीव्र गति से ऊपर की ओर क्या होता था, जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं आपको, जब आप किसी भी गर्म वस्तु के ऊपर, जैसे हमारे घर पर रोटियां बनती हैं और हमारा जब जो जिसके ऊपर रोटियां, जिसको हम तवा बोलते हैं, उसके ऊपर हम रोटियां डालते हैं। ठीक है, तो पहले हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक, अगर हम उसको गर्म करने के बाद उस पर हल्का सा क्या डालें, पानी डालें, तो हल्का सा पानी जल वाष्प बनकर कहाँ उठता है, ऊपर उठता है। और वो टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम, आदिकालीन पृथ्वी की टेम्परेचर से क्या होता है, बहुत कम। लेकिन उस पर भी जब हम जल की बूंद डालते हैं तो वो भाप बनकर कहाँ उड़ जाती है, तुरंत ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही जब आदिकालीन पृथ्वी पर जब जल बनता था तो वो जैसे ही नीचे, जैसे ही जल बनता था वो तीव्र गति से कहाँ जाता था, ऊपर जाता था। लेकिन धीरे 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 जब ये प्रक्रिया लगातार लाखों हजारों करोड़ों वर्ष तक चली तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो धीरे 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 क्या होने लगा, गिरने लगा। जैसे अब जब हम पहले उस रोटी जिस पर हम रोटी सेकते हैं उस तवे पर हम पहली पानी की बूंद डालें तो वो बहुत तीव्र गति से ऊपर जाती है। लेकिन लगातार जब हम उस पर बूंद डालते रहें तो उसका टेम्परेचर क्या होता रहता है, धीरे धीरे गिरता रहता है। वही कहाँ हुआ, वही हमारी आदिकालीन पृथ्वी पर हुआ। तो ये जो टेम्परेचर था वो धीरे 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 घटकर जब जल बनता गया, लगातार जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ता गया, फिर जल बनता गया, जल वाष्प बनकर ऊपर गिरता रहा, ऊपर उड़ता रहा और फिर जल बनता रहा। ये प्रक्रिया हमारी चलती रही जिससे हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस था वो धीरे धीरे क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया। ठीक, और जब 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया टेम्परेचर तो उस समय जो हमारा जल था पृथ्वी पर वो पूरी तरह से उसने किसको घेर लिया, स्थल मंडल को विशाल आदिसावर से ढक दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है मेथेन ने जल के साथ क्रिया करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन तथा एल्कोहल का निर्माण किया।
अब हमने जब दूसरा चरण बताया था उसमें हमने बता दिया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के जब परमाणु अवस्था में जो तत्व थे, जो परमाणु अवस्था में थे, जो हाइड्रोजन और कार्बन ने आपस में मिलकर किसका निर्माण किया? मैथेन का निर्माण किया। अब मैथेन ने भी किसके साथ क्रिया करके? जल के साथ क्रिया करके हमारे जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन थे, जैसे एथिलीन एसिटिल या एल्कोहल, जैसे C2H5OH, ये क्या है? एल्कोहल का निर्माण किया। ठीक। इन निर्मित नेक्स्ट पॉइंट है, इन निर्मित हाइड्रोकार्बनों ने जल वाष्प, मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन के साथ सूर्य की परावैंगनी किरणों, परावैंगनी किरणों का मतलब क्या है? यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ, किरणों से निकली ऊर्जा की उपस्थिति में बहुलीकरण, बहुलीकरण एवं संघनन का मतलब है कि अनेक तत्व आपस में मिलकर संघनन की प्रक्रिया द्वारा विविध प्रकार के एमिनो अम्ल, ठीक, शर्कराओं, प्यूरिन तथा पाइरिमिडीन आदि कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फास्फोरिक अम्ल, पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरिन तथा पाइरिमिडीन के अणुओं से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ये हम जानते हैं कि जब भी न्यूक्लियोटाइड्स, जब कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? नाइट्रोजनी क्षारक या तो प्यूरिन या पाइरिमिडीन, ठीक, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। ठीक है। अगला पॉइंट है, न्यूक्लियोटाइड्स के श्रृंखलाबद्ध होने से न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए का निर्माण हुआ। डीएनए, डीएनए एक ऐसा आनुवंशिक पदार्थ है जो हमारे माता पिता के या पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को क्या करता है? स्थानांतरित एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करता रहता है। इस डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए, आरएनए को हम बोल देते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ। ठीक है। जीवन की उत्पत्ति में, लास्ट पॉइंट है इसका, जीवन की उत्पत्ति में न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये सभी जीव द्रव्य के मुख्य घटक होते हैं। मतलब हमारा जो जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव रहते हैं उन सब में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसके जो मुख्य घटक होते हैं वो हमारे सभी न्यूक्लिक अम्ल, एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक उसमें होता है, जिसकी जो किस प्रकार बना? वो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप यहां पर आकर बना। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था तीसरा चरण, कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति। ठीक है। अगर इसमें से आपको किसी भी टॉपिक में कोई, मतलब किसी भी पॉइंट्स में कोई भी आशंका हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको डेली डोज दिया करेंगे 5 या 7 क्वेश्चनों का, जो इम्पोर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना होगी उनकी। ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन आज के वो ये रहे। पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी नाम का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिकों लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। दूसरा क्वेश्चन है, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में प्राणियों के वर्गीकरण, संरचना, स्वभाव का उल्लेख किया, अतः इन्हें जूलॉजी का जनक माना जाता है। ठीक, फादर ऑफ जूलॉजी। तीसरा क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेंटेरम में अनेकों पौधों के मुख्य लक्षण तथा संरचना का वर्णन किया, अतः इन्हें बॉटनी का जनक माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, समुद्र जल की सतह पर पाए जाने वाले जंतु या एनिमल्स क्या कहलाते हैं? पेलेजिक कहलाते हैं। पांचवा है, समुद्र की तली पर पाए जाने वाले जंतु बेंथिक कहलाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आगे की टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।